Hello everyone, how are you all? Today we will start our new topic, that is human brain, from your NCERT class 10th science. And before this, I request you to subscribe to our channel to stay connected with us and do like this video too. So let's start our topic, that is ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या डिस्कस कर लिया था। रिफ्लेक्स एक्शन ये हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हमने रिफ्लेक्स एक्शन को कवर किया था। न्यूरॉन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायग्राम के बेसिस पर भी पूछा जाता है, और साथ ही में आपको फंक्शनिंग पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन बॉडी में कैसे न्यूरॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड के साथ ब्रेन का क्या वर्क है, और जब हम स्टिमुलस को अपना जो है रिस्पॉन्स क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, तो उस सिचुएशन में हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग कैसी है, ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बीच में बताया था, जो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन वाला टॉपिक मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया है, और आई थिंक उससे भी पिछली वाली वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस किया हुआ है वो टॉपिक। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टडी कर रहे हो तो वो टॉपिक ऐसा है जो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको आज पढ़ना है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन में बेसिकली आपका डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो ये डायग्राम बहुत टफ होता है बनाने में बच्चों को, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप थोड़ा सा इसको क्रिएटिविटी अपनी इंक्रीज़ कर थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करके एक दो बार इसकी स्केचिंग प्रॉपरली करोगे तो आपको ह्यूमन ब्रेन इजीली आ जाएगा, ठीक है। और अभी तो टाइम है, एग्ज़ाम को टाइम होगा। एग्ज़ाम वाले डे डायग्राम्स को प्रिपेयर मत करा करो, उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। उससे बेटर है कि जब रिलैक्स मूड रहता है हमारा, या कभी ऐसा टाइम होता है जब हमें थ्योरी पार्ट पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, उस समय थ्योरी कवर करना नहीं अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम होता है, हमें रेस्ट चाहिए होता है, तो उस सिचुएशन में जो है डायग्राम्स की प्रैक्टिस करा करो। डायग्राम्स अगर पहले से प्रिपेयर रहते हैं तो एग्ज़ाम डे में बहुत ज़्यादा टाइम जो है तुम्हारा वो जो है सेव होता है, वरना बहुत टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है, कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, और वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है डायग्राम्स में, ठीक है। तो मैं तुम्हें साथ साथ में डायग्राम्स भी बताती जा रही हूँ। जो हमने फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ा था उसके मैंने डायग्राम्स मार्क करवा दिए थे। ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम आपको याद रखना है, ये मैं भी अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन को हम स्टडी करते हैं। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? आपसे पूछा गया है, अभी आपने रिफ्लेक्स एक्शन को स्टडी किया इससे पहले, तो आपसे ये चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या रिफ्लेक्स एक्शन ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है? ऑब्वियसली नॉट। ये तो हमें पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, वर्टेब्रल कॉलम का, सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन को ही करना फंक्शन नहीं है, बहुत सारे दूसरे फंक्शंस भी हैं। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स, मतलब हम सोचने वाले लोग हैं, है ना। जो ह्यूमन ब्रेन है या ह्यूमन बींग है वो सोचता है ना, हर चीज़ से पहले। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। आपको क्या बताइए कि स्पाइनल कॉर्ड, ये आपको याद रखना है, इसमें ऐसे नर्व्स, इन नर्व से बनी रहती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करती है ताकि ब्रेन आपका सोचे। मतलब जो भी चीज़ आप देखते हो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन सप्लाई कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन तक। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूरल कनेक्शंस। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि एक वेब जैसा होता है, नेटवर्क होता है पूरा न्यूरॉन्स का। थिंकिंग जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, यही यहाँ पर भी आपको बताया गया कि थिंकिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स यूज़ होते हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी जो न्यूरॉन्स है उनके पूरा नेटवर्क होता है, पूरा कनेक्शंस जो है वो बना रहता है। थिंकिंग इस तरह की प्रोसेस होती है। These are concentrated in the brain विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। आपको ये याद रखना है कि जो थिंकिंग के जितने भी आपके न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, जो ये नेटवर्क हमने पढ़ा न्यूरॉन्स का जो आपके ब्रेन में है फॉर थिंकिंग, ये चीज़ आपको बताएगी कि ये सारे के सारे कनेक्शंस जो कॉन्सेंट्रेट है वो ब्रेन में है, ठीक है। वो सब कुछ कॉन्सेंट्रेट होकर के ब्रेन में है, और ब्रेन क्या है? आपका मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? आपका ब्रेन उस पर जो है थिंक करता है, प्रोसेस करता है, तभी आप कोई चीज़ को प्रॉपरली कर पाते हो। जितने भी वॉलंटरी फंक्शंस हैं, इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस आपके ब्रेन ही करते हैं। और ये जो ह्यूमन ब्रेन वाला टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फॉर 1 मार्क, फॉर ग्रेव रीजंस ऑल्सो, तो मैं वो अभी आपको साथ साथ में बताऊंगी। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पता होना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये याद रखना है आपको।
उसके बाद आपको क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में भी आपका आगे आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आता है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। अब आपको ये पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो ये हर जगह से आपके सारे बॉडी पार्ट से जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और वहाँ पर सबको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, एक जगह पर लाकर रख दिया जाता है, फिर वहाँ से आपकी प्रोसेस जो फर्दर है वो स्टार्ट होती है। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आर एक्शंस। हम जो भी एक्शन करते हैं उसके बारे में सोचते तो हैं, like writing, talking, moving a chair, clapping at the end of a program are examples of voluntary actions. voluntary मतलब जो हमारी कॉन्शियस विल के अकॉर्डिंग होता है, जो चीज़ हम खुद सोच सकते हैं, रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी विल में है, हमारी कॉन्शियसनेस में है, दैट इज वॉलेंट्री एक्शंस विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। लाइक अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसके एंड होते ही आपको क्या करना है ये आप खुद डिसाइड करते हो, है ना। हमारी कॉन्शियस विल है, हमें पता है कि वी हैव टू क्लैप देन। तो ये चीज़ होती है जो आपकी विल के अकॉर्डिंग होती है, दे आर वॉलेंट्री एक्शंस। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। इसलिए ब्रेन को क्या करना होता है, मैसेजेस को भी मसल्स तक सेंड करना होता है। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। एक वे हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस में आपने डिस्कस किया, ये सेकेंड मेथड है जिसमें जब आप वॉलेंट्री एक्शंस करते हो तो उस समय कैसे आपके मसल्स तक कम्युनिकेट करता है आपका brain. The communication between the central nervous system and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system consist। हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कनेक्ट करना जो वर्क है वो वर्क आता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें 2 नर्व्स आती हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल, ठीक है। ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व क्या है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, जो आपका ब्रेन है और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उन्हीं की नर्व्स है ये, लेकिन ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। और ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मेन वर्क क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी पार्ट से जोड़ना, ठीक है। आपको समझ तो आ रहा होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स हैं वही तो बॉडी पार्ट से जुड़ेंगे, लेकिन ये नर्व्स किस सिस्टम में आ रही है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आता है क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पेरीफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि इनके नंबर्स भी याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा ना, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, इनके नंबर्स भी याद कर लो। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज करते हैं, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। और स्पाइनल नर्व्स को बात करें तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो ये आप याद कर लो, क्योंकि आ सकता है इतना क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व के 2-3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि कहाँ से अराइज करते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, अराइज फ्रॉम द ब्रेन, अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद नंबर याद रखो, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। अब इस तरह से जब हमने देखा कि इस तरह से हमारी बॉडी में थिंकिंग होती है, फिर हमारा जो ब्रेन है वो हमें अलाउ करता है, पहले हम थिंक कर रहे हैं, फिर जो भी एक्शन कर रहे हैं उस थिंकिंग पर बेस्ड है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो पहले आप उसको थिंक कर रहे हो, फिर जिस तरह से आप उसको थिंक कर रहे हो उस तरह से आप उसका फिर एक्शन जो है वो करते हो। As you will expect, this is accomplished through a complex design। आपको ये पता होगा कि ये जो आपकी थिंकिंग हो रही है बॉडी में, ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के थ्रू होती है, with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ब्रेन के, उनका अलग अलग काम होता है। इनपुट्स एंड आउट, इनपुट मतलब आपको क्या स्टिमुलस मिल रहा है, आउटपुट मतलब उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो ये जो इनपुट और आउटपुट है, इसको इंटीग्रेट जो आपका ब्रेन कर रहा है वो ब्रेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स होता है ना। कैसा इनपुट आया फिर आपका कैसा जो है आउटपुट जाएगा, तो इस पे ये चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, आपके ब्रेन पर। और ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, इसीलिए इसको बताया गया है। आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग वर्क होता है। द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट्स और रीजन्स। हमारे ब्रेन में 3 ऐसे मेजर पार्ट्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आपको ये याद रखना है कि 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि जो फ्रंट पोर्शन है, मिड ब्रेन, मिडिल वन एंड हाइंड ब्रेन जो आपका बैक वाला है। अभी इसको हम और पढ़ेंगे, देखो। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपको ये पता होगा कि जो आपका फोर ब्रेन है
जो आपका फ्रंट पोर्शन है वो ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है. इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स. ये वो रीजन है जहाँ पर सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं. सेंसरी न्यूरॉन बताया था मैंने, याद है? तो सेंसरी न्यूरॉन जिनको पता है उनको समझ आएगा कि सेंसरी इम्पल्सेस क्या होता है. जो स्टिमुलस से जनरेट हुए इम्पल्सेस सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कैरी होते हैं, वो इम्पल्सेस यहाँ पर आते हैं आपके ब्रेन में. ठीक है, फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन योर सेंस ऑर्गन्स, है ना. रिसेप्टर्स से रिसीव होता है वो, और फिर मैं रिसीव वर्ड इसलिए बार बार बोलती हूँ ताकि आपको याद रहे. रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला ऑर्गन, जो स्टिमुलस को रिसीव करता है. तो रिसीव होकर के सेंसरी न्यूरॉन में जाता है, और फिर सेंसरी न्यूरॉन आपके इस पोर्शन पे फोर ब्रेन में आती है. ठीक है, सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हेयरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन. याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि हेयरिंग, स्मेल और साइट में कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व है. तो फोर ब्रेन. ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड एरियाज होता है. यहाँ पर हर एक एरिया जो है स्पेशल है अपना वर्क करने के लिए. There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with the information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain. आपको ये बताया गया यहाँ पर कुछ ऐसे separate areas of association, मतलब जो भी स्टिमुलस आपके पास आता है उसको आपका ब्रेन किस तरह से एसोसिएट करता है, लिंक करता है, वो बताया गया है कि यहाँ पर कुछ वो एरियाज भी सेपरेट होते हैं जहाँ पर ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो आपकी आई है इसको इंटरप्रेट किया जाता है. मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोसेस किया जाता है. बाय पुटिंग इट टुगेदर, इसको किसके साथ रख दिया जाता है? विथ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स. और रिसेप्टर्स के साथ जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके साथ रख दिया जाता है. कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको एक साथ 2-3 रिसेप्टर्स पे स्टिमुलस मिलता है. तो उस सिचुएशन में ये होता है कि जैसे आपने अपनी जो आईज़ है उससे कुछ देख लिया, ठीक है, और आपने अपने हाथ से कुछ चीज़ टच कर ली, तो इस सिचुएशन में ये होता है कि आपके अलग अलग जगह से रिसेप्टर्स के थ्रू जो रिसेप्टर्स हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है. तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका ब्रेन इंटरप्रेट कैसे करेगा? उन सबको साथ में रख के, टुगेदर रख के, देन प्रोसेस करेगा. और दूसरी तरीका ये होता है कि अगर आपको अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, एक ही जगह से आपका रिसेप्टर ने रिसीव किया है स्टिमुलस को, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि जो आपकी ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ब्रेन में होती है उस अकॉर्डिंगली वर्क होता है. एक्चुअली होता है कि मेमोरी जो है हमारी बॉडी की वो ऑलरेडी स्टोर्ड रहती है हमारी ब्रेन में. तो कभी कुछ ऐसा होता है जैसे किसी ने आपको आंखों के आगे जैसे टॉर्च एक बार कोई लेकर आ गया तो आपने उसे ब्लिंक कर लिया, सेकेंड टाइम अगर फिर से आपके आंखों के आगे टॉर्च आता है तो आपका ब्रेन के पास स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है कि इस सिचुएशन में क्या करना है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताई गई है यहाँ पर. 2 तरीके हैं. ठीक है, एक तो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन और दूसरा तरीका अदर रिसेप्टर्स के साथ इंफॉर्मेशन को लिंक कर लेने का. बेस्ड ऑन ऑल दिस अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन. इस तरह से क्या होता है, एक डिसीजन बन जाता है. डिसीजन इज मेड कि आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड, इस तरह का डिसीजन बन जाता है इस तरीके से. एंड द इन्फॉर्मेशन, और जो भी आपकी मोटर इन्फॉर्मेशन बन चुकी है, मतलब आपका जो डिसीजन बन चुका है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी मोटर एरियाज़ में जाती है. मोटर एरियाज़, मोटर न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस किया है मैंने. ये मैंने आपको इसीलिए एक्चुअली बताया था क्योंकि मुझे पता था कि फिर जब ये टॉपिक आप पढ़ोगे मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, तो कन्फ्यूज हो जाओगे. जिन बच्चों ने नहीं देखा है पिछले वाली वीडियोस उनको ज़रूर पिछले वाली वीडियोस को देख लेना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बता रखा है मैंने सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन के बारे में. उनको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है. ठीक है, तो उस वीडियो को देख लो ताकि समझ में आ जाए. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने उस वीडियो में कि आखिर में कोऑर्डिनेशन होता कैसे है. जो रिफ्लेक्स सेक्शन का पार्ट है उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है. ठीक है, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करना, वरना फिर ये पोर्शन समझने में भी गड़बड़ी हो सकती है और अलग जो है डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो मोटर एरियाज आपको समझ में आ गया कि जब इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है तो फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू पास होती है. पता होगा जिन्होंने देखी है पहले वाली वीडियोस, पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है. तो वही मोटर एरियाज उन एरियाज में जहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, फॉर एग्जाम्पल आर लेग मसल्स. आपको बताइए मोटर एरियाज में पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपकी वॉलेंटरी मसल्स को, मतलब मोटर एरियाज कहाँ जाते हैं, आपको पता है कि मोटर न्यूरॉन्स कहाँ जाते हैं, आपके मसल्स एंड ग्लैंड्स में, है ना. तो मसल्स एंड ग्लैंड्स में जो जाते हैं तो वो आपकी वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना. आप कैसे वर्क करोगे उसको वो कंट्रोल करते हैं उस समय, वॉलेंटरी मसल्स को. जैसे कि लेग मसल्स के पास जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि मसल्स और ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का वर्क मोटर न्यूरॉन का होता है कि वो कैसे वर्क करेंगे जब इन्फॉर्मेशन ब्रेन से मिल जाती है. हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग. अब कुछ सेंसेशंस जो है वो डिफरेंट होते हैं.
वो सीइंग और हेयरिंग से डिफरेंट होते हैं कुछ आपके सेंसेशंस, जैसे कि आपको बताया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, यहाँ पर तो कोई सेंस ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको ये चीज़ कैसे मालूम होगी। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर। अब आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में ही एक जगह है, एक सेंटर है जो किसके लिए एसोसिएटेड है, हंगर के लिए। वहाँ पर ये फीलिंग फुल वाली जो सेंसेशन है कि मेरा पेट भर चुका है, ये वाली जो सेंसेशन है वहाँ जनरेट होती है, विच इज़ इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो ये भी फोर ब्रेन में ही होता है। अब आपको इसको कैसे याद करना है, एक्चुअली में कहीं जो है कहीं कहीं तो आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सबके पार्ट्स होते हैं, लेकिन जितना आपको एनसीईआरटी में बताया उतना तो आपको क्लियर रखना है, ठीक है। उसके बाद ही आप फर्दर कुछ पढ़ना चाहो तो पढ़ो, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए फोर ब्रेन में क्या क्या काम है। हेयरिंग, स्मेल, साइट, इस चीज़ को कंट्रोल करना। साथ में यहाँ पे आपने देख लिया कि मोटर एरियाज़ के भी रीजन्स प्रेजेंट हैं, और साथ में सेंसरी इम्पल्सेस के भी रीजन प्रेजेंट हैं, और हंगर की जैसी चीज़ें जो फीलिंग फुल वाली चीज़ें हैं उसका भी पार्ट आपका फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट है। अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी ह्यूमन ब्रेन को, पहले पढ़ लो पूरा, फिर आपको ये ईजिली समझ में आएगा। Study the label diagram of the human brain. We have seen that the different parts have specific function. Can we find out the function of each part? अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे, फिर हम इसको find out करेंगे. Let us look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. Introduction में आपने reflex का दूसरा word भी पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको बताया spontaneously हो जाना, suddenly हो जाना, जो चीज़ होती है जो आपकी conscious will में नहीं होती, वो सब reflex होती है. Our mouth waters when we see food we like without our meaning to. आपको ये बताया गया है कि आपका जो माउथ है वो वाटर करता है, मतलब उस आपके मुंह में पानी आ जाता है, जिसे हम कहते हैं जब हम फूड देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, है ना। ये कोई मीनिंग इसका रख रहा है क्या, विदाउट आर मीनिंग टू, मतलब हम इसको समझ नहीं सकते, हमारे पास इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये चीज़ होती है। आर हार्ट्स बीट विदाउट आर थिंकिंग अबाउट इट। देखो होता क्या है कि जब वाटर माउथ में वाटर्स हो मीन्स पानी आ रहा है आपके माउथ में, तो उस सिचुएशन में आपको उसका मीनिंग नहीं पता होता। जब आप खाना देखते हो फिर मुंह में पानी आ जाता है, तो आर मीनिंग टू, हमारे पास उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमारा हार्ट बीट कर रहा है विदाउट आर थिंकिंग अबाउट इट। हम सोच रहे हैं कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है, या हम सोच सोच के ब्रेन को इम्पल्सेस दे देकर बता रहे हैं कि हार्ट को बीट कराना है, रोकना है, नहीं, हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस, और हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी विल में ही नहीं है, ठीक है। ईजिली बाई थिंकिंग अबाउट दैम इवन इफ़ यू वांटेड टू, अगर हम चाहें भी कि हम उसे सोच सोच कर कंट्रोल कर दें तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। क्या हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं या याद करते हैं इस चीज़ को कि हमें सांस लेना है या हमें खाना जो है हमारा उसे डाइजेस्ट करना है, इस चीज़ों के बारे में हम कभी नहीं सोचते। सो in between the simple reflex actions like change in the size of the pupil and the thought about actions just moving a chair, there is another set of muscle movements over which we do not have any thinking control. आपको बताया गया कि जैसे आपने सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस को स्टडी किया, लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये आपने स्टडी किया था। मैंने आपको बताया ये आपका भी एक चैप्टर आएगा, आई वाला चैप्टर, ह्यूमन आई का चैप्टर है एक आपका फिजिक्स में, उसमें भी आएगा। यहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल, जो आपकी आंखें हैं उनका साइज में चेंज हो जाना, ठीक है। एंड द थॉट आउट एक्शंस जस्ट मूविंग अ चेयर, देयर आर सम मसल मूवमेंट्स ओवर व्हिच वी डू नॉट हैव एनीथिंग इन कंट्रोल। तो ये बताया गया आपको कि और भी ऐसे कुछ मसल्स हैं, ऐसे सेट हैं मसल्स के, मूवमेंट्स के, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and the hindbrain. आपको याद रखना है कि involuntary actions are controlled by midbrain and hindbrain. इसमें अभी और आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है इसको, इसमें forebrain मत लगाना, MCQ में आ सकता है। All these involuntary actions including blood pressure, salivation and vomiting आर कंट्रोल बाय मिड्यूला। मिड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है आपकी हाइंड ब्रेन में, मिड्यूला ऑब्लोंगेटा पूरा नाम है। तो मिड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है ये आपकी ब्लड प्रेशर हो गया, सैलिवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग जो होता है, ये सब कुछ को कंट्रोल करना जो है किसके उसमें है, मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में आपका जो मिड्यूला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, याद रखना। ब्रेन स्टेम भी कहते हैं उसको, आपके स्पाइनल कॉर्ड के थोड़े ऊपर जो है पोर्शन उसका प्रेजेंट होता है। अभी इसको हम फिगर में लिखेंगे। Think about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. अब आप देखते हो कुछ एक्टिविटीज़, walking in a straight line, riding a bicycle या picking up a pencil, इस तरह के वॉक देखते हो आप। याद रखना इन एग्जाम्पल्स को, ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं।
दीज आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन कॉल्ड सेरेबेलम। आपने ये 3 पार्ट्स जो है ना ब्रेन के पढ़े होंगे, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेब्रम के बारे में हमने फोर ब्रेन में डिस्कस किया। जो आपने फोर ब्रेन में पढ़ा है ना, मेमोरी, आपका मेमोरी, रीजनिंग पावर, और साथ में जो आपने वहाँ पे हेयरिंग, साइट, विजन सब पढ़ा था, ये सब आपका कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सेरेब्रम। फिर आपने अभी हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा स्टडी कर लिया कि उसमें आपका सैलिवेशन, वॉमिटिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। अब आप पढ़ रहे हो सेरेबेलम के बारे में, ठीक है। सेरेबेलम बेसिकली आपके पोस्चर को कंट्रोल करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी जो भी एक्शंस है उनको और प्रिसाइज करना इसका वर्क होता है। मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, पोस्चर को मेंटेन करना, ठीक है। जैसे आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, आप बाइसिकल को राइड कर रहे हो, पेंसिल पिकअप कर रहे हो, तो ये सब में उसका वर्क होता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। अच्छा, एक बार ये चीज़ सोचना है आपको कि अगर ये सारी इवेंट्स फेल हो जाते उस सिचुएशन में, अगर आप उसको सोचते नहीं इन सब के बारे में, मतलब अभी तो आप सोच नहीं रहे हो रहे हैं सब कुछ, लेकिन अगर आपको इन सारे इवेंट्स के बारे में पहले सोचना पड़ता, फिर ये इवेंट्स होते, और अगर आप नहीं सोच पाते तो उस सिचुएशन इवेंट्स फेल हो जाते, तो फिर क्या होता? सिंपल सी बात है कि हमारी डेथ हो जाती। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम इतनी चीज़ों को सोच सकें, और अगर हम नहीं सोच पाए कोई चीज़, हमारी हार्ट बीट में प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर में, वॉमिटिंग, सेलिवेशन, या ऊपर जो विजन, साइट, हेयरिंग, इस सब में किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होती है तो इससे बहुत ज़्यादा फैटल जो है रिजल्ट्स आ सकते थे। लेकिन ये सब क्या है? हमारा ब्रेन खुद कंट्रोल कर लेता है, हमें थिंकिंग नहीं करनी पड़ती हर चीज़ की। आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड। ये एक डिफरेंट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, ये जो टॉपिक है ना, इसको थोड़ा सा मुझे और आपको जो ब्रॉड वे में बताना है। और हाउ आर दीज टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड, ये तो आपको वैसे पता ही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और आपको बताऊंगी। एक्चुअली इससे मैंने कहीं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा हुआ है टिश्यूज़ प्रोटेक्ट वाला। बच्चे छोड़ देते हैं इस पार्ट को, ये छोटा सा पार्ट है, बट मैं आपको नेक्स्ट वाले में एक्सप्लेन कर दूँगी। ये दोनों पार्ट आपको नेक्स्ट वाले उसमें बताया जाएगा। फिर उसके बाद जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन प्लांट्स। फिर हम प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और साथ ही में कुछ मूवमेंट्स को स्टडी करना है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स को हमें स्टडी करना है, तो वो सब नेक्स्ट पार्ट में होगा। अभी मैंने आपको जो चीज़ बताई है उसको आपको ध्यान देके समझ लेना है। ब्रेन के डायग्राम को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर फोर ब्रेन का पार्ट देखो, इस तरह से आपका ब्रेन लोकेटेड है। हाइपोथैलेमस, इसके बारे में भी आप हार्मोन्स में स्टडी करना, मैं आपको बताऊंगी। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अभी यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये जब आप हार्मोन्स को डिस्कस करोगे मैं वहाँ पर आपको एक टेबल भी बताऊंगी, ठीक है, जिससे आपको ईजिली याद हो जाए सारे ग्लैंड्स। हाइंड ब्रेन में आपका पॉन्स आता है, ये आपका रेस्पिरेशन में वर्क करता है, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हो गया आपका, ये इसमें आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे, ये हाइपोथैलेमस का मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो एक्चुअली है क्या कि ये सब आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आपको अभी हार्मोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ आएगा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा देख लो पॉन्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पॉन्स जो है, पॉन्स बेनॉली इनका पूरा नाम है, ये एक्चुअली आपको रेस्पिरेशन में वर्क करते हैं। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को हमने स्टडी कर लिया है अभी। सेरेबेलम पार्ट देख लो, सेरेबेलम को हम स्टडी कर चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड ये है, यहाँ से आपकी कनेक्ट होती है, और मेड्यूला को ब्रेन स्टेम भी कहते हैं क्योंकि कनेक्ट करता है ये। सेरेब्रम पोर्शन ये है, देखो सेरेब्रम, क्रेनियम और स्कल, इसको अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो टिश्यू का प्रोटेक्शन वाला आपका पार्ट है उसमें हम स्कल को, ये बोनी बॉक्स है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इंजरीज से, इसको भी हम अभी जो है और एलैबोरेट वे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। मिड ब्रेन आपको ये बताया हुआ है, ये पोर्शन आपका मिड ब्रेन है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ये याद रखना है आपको कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज़ मास्टर ग्लैंड, यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स जो सेक्रीट होते हैं। इन यहाँ के जो हार्मोन्स हैं इनके बारे में मैं आपको हार्मोन वाले टॉपिक में बताऊंगी, ठीक है। अभी बस आप याद रखो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं। हार्मोन्स भी आपको लास्ट में पढ़ना है। हाइपोथैलेमस जो है ये भी एक्चुअली में ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल करता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को बहुत सारे सेक्रेट करता है, कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये और अभी क्लियर हो जाएगा आपको जब आप हार्मोन्स वाला टॉपिक पढ़ोगे। तो अभी आपको यही वर्क है कि आपको क्या करना है, ह्यूमन ब्रेन वाले डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो ज़्यादा आने के चांस कम रहते हैं इसके, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है इस डायग्राम की, ठीक है।
बस इन 2 चैप्टर्स में ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं आपके बायोलॉजी के, इसमें ही आपके डायग्राम्स हैं। फिर जो आपका 4th 5th चैप्टर है उसमें डायग्राम्स नहीं है, ठीक है। उसमें एक 4th चैप्टर में हेरिडिटी में तो आपको उसको स्टडी करना है, क्रॉस को, वो हम उसमें स्टडी करेंगे जब वो आएगा, ठीक है। तो उसमें क्रॉस आपको स्टडी करना होता है बेसिकली, वो भी ईजी है, आपको मैं ईजिली समझा दूँगी, ठीक है। तो अभी तो इतना ही है, ठीक है। बस ये कहना चाहूँगी कि यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद अस, और साथ ही साथ जो बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट कंटेंट है, वो आपको मिलता रहे। कमेंट करो, सजेस्ट करो अगर कोई मॉडिफिकेशंस और हो सकती हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ में वीडियोस प्रॉपर हैं, वीडियोस आपको अच्छे से समझ आ रही हैं, इसलिए आपको वीडियोस को लाइक भी करना है, ताकि हमें जो है उससे मोटिवेशन मिलता है और बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। जो वो है, वो मोटिवेशन हमें आपसे ही मिलता है, ठीक है। तो आपको ये वो चीज़ करनी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।